नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। चुनाव भी गजब चीज है। किसी के चेहरे पर खुशी, कोई दुखी, कोई निराश, कोई सहमा हुआ सा। लेकिन यह कविता नहीं है। चुनाव का मतलब इस देश के भीतर क्या हो चला है, आज उसको दूसरे अक्स के जरिए देखने की कोशिश की जाएगी। लेकिन पहले 8 तस्वीरें। पहली तस्वीर 14 में 3 नंबर। फेल पास सोचते रहिए, स्थिति यही है आज चुनाव परिणामों की। दूसरी तस्वीर महाजोट की दिशा में बढ़ रही है। जिस तरीके से कैराना में तबस्सुम जीती, पीछे पूरा विपक्ष। आने वाले वक्त में क्या हर कोई जुड़ता चला जाएगा। तीसरी तस्वीर 272 के उस जादुई आंकड़े पर सुई आकर रुक गई है। जरूर बताया जाएगा ये 272 282 से 272 पर कैसे आ गए। अगली तस्वीर चुनाव आयोग भ्रष्ट है, ये कहते कहते उद्धव ठाकरे यह भी कह गए। बीजेपी को लेकर तल्खी दिखाई, चुनाव आयोग को लेकर गुस्सा दिखाया। अगली तस्वीर महाराजा को खरीदने वाला कोई नहीं, और नाम में महाराजा है तो खरीदेगा कौन। संघ पहले ही जिक्र कर चुका है, पर कोई खरीदार नहीं मिला। 2017-18 में 6.7 जीडीपी अच्छा है, लेकिन बहुत अच्छा नहीं है। 7 रहना चाहिए, नीचे है। 1 पैसे के बाद 7 पैसे सस्ता। कन्नी दुवन्नी का जिक्र हो रहा है, पेट्रोल का जिक्र है। ये 5 पैसे डीजल भी सस्ता हुआ है। और जिडान ने रियल मैड्रिड छोड़ दिया है। कोच के तौर पर थे, छोड़ दिया है। बहुत जिताया लेकिन छोड़ दिया है। कभी दिखाएंगे बातचीत, जब फुटबॉल पे होगी तो जरूर दिखाएंगे। और फुटबॉल पे बातचीत हम शुरू करेंगे कल से। 14 से वर्ल्ड कप भी है। बहरहाल जिक्र हम कर रहे थे चुनाव का। चुनाव को लेकर क्या लिखा जाए। राजपथ लिख दिया जाए, जनपथ लिख दिया जाए, ये सारी चीज तो लिखी जा सकती है। लेकिन आज हम मास्टर स्ट्रोक में लिख रहे हैं रेड अलर्ट। ये रेड अलर्ट किसके लिए है? एक ऐसा रेड अलर्ट जिसमें 2014 की गूंज बार बार गूंजती है, और यकीन जानिए 2019 में भी वो गूंज गूंजेगी। लेकिन आंकड़े कम होते जा रहे हैं, गूंज सुनाई देगी। तो आइए पहली रिपोर्ट। तो 2014 के बाद कैराना, गोंदिया, फूलपुर, गोरखपुर, अलवर, अजमेर, गुरदासपुर, रतलाम यानी 8 सीटों पर बीजेपी हार चुकी है। और शिमोगा बेल्लारी लोकसभा सीट खाली पड़ी है, जहां जल्द ही उपचुनाव होंगे। तो 2014 में 282 सीट 2018 में घटकर ये 272 पर आ गए। यानी लोकसभा के जादुई आंकड़े पर बीजेपी की सुई फिलहाल आ खड़ी हुई है। यानी 2019 की तरफ बढ़ते कदम बताने लगे हैं। बीजेपी अपने बूते सत्ता में आ नहीं पाएगी, उसे सहयोगी चाहिए। पर साथ खड़ी शिवसेना के सुर बताते हैं सबसे पुराना गठबंधन ही साथ रहना नहीं चाहता। हमारे लिए रही एक सरकार जो धन सत्ता साम दाम दंड भेद नीति की भाषा करने वाली एक सरकार है। पूरे खतरे के घंटे ने बीजेपी की घंटा ही बस गई है। तो क्या बीजेपी के लिए यह खतरे की घंटी है कि 2019 का रास्ता बिना सहयोगियों के बनेगा नहीं? और सहयोगी इस दौर में गुस्से में है। मसलन नीतीश कुमार विशेष राज्य के मुद्दे पर नाराज है। पासवान दलित मुद्दे पर गुस्से में है। और दलित मुद्दे को लेकर तो दिल्ली के उदित राज से लेकर यूपी के बीजेपी सांसद तक नाराज है। तो क्या 2019 का रास्ता बीजेपी ने खुद अपने लिए ही मुश्किल भरा बना लिया? क्योंकि मुस्लिमों को जिस तरीके से हिंदुत्व के नारे तले दरकिनार किया गया, उसमें मुस्लिम बीजेपी के वोटर तक नहीं। दलित के सामने बीजेपी अगड़ी और हिंदूवादी पार्टी है। और इन हालातों के बीच नया संदेश कैराना से लेकर गोंदिया भंडारा से निकला। कैराना में गन्ना किसानों का सवाल भी था, और इनकाउंटर में मारे जा रहे जाटों को लेकर भी सवाल था। सुंदर सिंह भाटी मारे गए। फिर ठाकुरवाद यूपी में इस तरीके से छाया है कि ऊंची जातियों में भी टकराव है। और महाराष्ट्र में शिवसेना भी टकराई। और गोंदिया भंडारा में पटेल पटोले एक साथ आ गए। तो 2019 का रास्ता बन रहा है, पर ऐसे रास्ते बनाकर ऐसे शोर से क्या निकलेगा? और फिर यही वो शोर है जो नेता को लोकप्रिय चमकदार बनाता है। और पीछे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी हो, संघ के स्वयंसेवकों की फौज हो, तो फिर 2019 मुश्किल क्यों होगा? यह बीजेपी जरूर सोचती होगी। तो आइए इसी सोच तले परखा जाए हार क्यों गए
और हार से बेफिक्र क्यों हैं और रास्ता जाता किधर है। ये रास्ता कहीं भी जाए, लेकिन इंतजार तो इस देश को करना होगा। जनादेश का मतलब यही होता है। जनादेश 2019 में ही आएगा, लेकिन हमने जिक्र किया वोट कम हो रहे हैं, नोट तो कम नहीं हो रहे हैं ना। एक रिपोर्ट आपको दिखलाते हैं, क्योंकि कहते हैं धनबल के आसरे चलती हैं राजनीतिक पार्टियां, और इस बात का जिक्र बार बार चुनाव आयोग तक कर चुका है। तो नोट बढ़ रहे हैं, वोट चाहे कम हो रहे हो। एक रिपोर्ट को देखिए। कांग्रेस को मिले 41 करोड़ 90 लाख, राष्ट्रवादी कांग्रेस को मिले 6 करोड़ 34 लाख, सीपीएम को मिले 5 करोड़ 25 लाख, तृणमूल कांग्रेस को मिले 2 करोड़ 15 लाख, सीपीआई को मिले 1 करोड़ 44 लाख, बीएसपी 0। सभी को जोड़ दीजिएगा तो ये होगा 57 करोड़ 8 लाख रुपए। और दूसरी तरफ बीजेपी की रकम 532 करोड़ 27 लाख रुपए। जी, 2016-17 में बीजेपी को इतनी ही फंडिंग मिली है, और देश के बाकी 6 राष्ट्रीय दलों को मिले चंदे की रकम से ये 9 गुना ज्यादा है। तो बीजेपी के पास पैसा जम कर आ रहा है। ये बीजेपी का अपना रिटर्न बताता है, क्योंकि जहां बीजेपी को 2015-16 में 20,000 रुपए से ज्यादा के चंदे के रूप में 76 करोड़ 85 लाख रुपए मिले थे, वो 2016-17 में बढ़कर 532 करोड़ 27 लाख रुपए हो गए। यानी एक बरस में 593% का उछाल। जबकि कांग्रेस को 20,000 रुपए से ज्यादा के चंदे में महज 105% का उछाल आया। तो क्या समझ लिया जाए कि 2019 में राजनीतिक दलों के बीच अगर एक लड़ाई पैसों के बूते खेली जाएगी तो बीजेपी के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। यानी बार बार जब ये सवाल उभरता है कि धनबल के आसरे चुनाव जीते जा सकते हैं, तो फिर बीजेपी को मात कौन दे सकता है। और मसला सिर्फ 6 राष्ट्रीय दलों से 9 गुना ज्यादा फंड बीजेपी के पास पहुंचना भर नहीं है, बल्कि देश के बाकी 32 क्षेत्रीय दलों को भी जोड़ दीजिएगा तो भी बीजेपी की कमाई ज्यादा होती है। आलम यह है कि 2017 में अगर हर राजनीतिक दल की सारी कमाई को जोड़ दें तो कांग्रेस समेत 6 राजनीतिक दलों को मिले 524 करोड़ 90 लाख रुपए की तुलना में बीजेपी को मिले 1034 करोड़ 27 लाख रुपए। और जिन छत्रपों के आसरे कांग्रेस एक ऐसा गठजोड़ बनाने की कोशिश कर रही है जिससे बीजेपी को मात दे दी जाए, तो फिर इनकी पूंजी पर भी नजर डाल लीजिए, क्योंकि कांग्रेस समेत 6 राष्ट्रीय दलों की कमाई के साथ साथ 32 राष्ट्रीय दलों की कमाई को भी जोड़ दीजिएगा तो भी वह बीजेपी से पिछड़ी ही हुई है, क्योंकि 38 दलों की तमाम कमाई को मिलाइएगा तो बीजेपी की कमाई से 190 करोड़ रुपए ये फिर भी पीछे ही रह जाएंगे। तो क्या सत्ता का मतलब है फंडिंग, और सत्ता मिल जाए तो हर रास्ता खुल जाता है, क्योंकि हर रास्ते को आखिरी झंडी तो सत्ता ही दिखाती है। तो फिर आइए आज इस खेल को समझते हैं। दरअसल चुनाव के हर्षोल्लास जोश में ना खोइए, होश रखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये चुनाव किसके लिए होते हैं, कौन सत्ता में आता है, इसमें आप और हम कहां पर टिके हुए हैं। तो आइए एक दूसरी स्थिति अब आपको दिखलाते हैं। पैसा क्यों महत्वपूर्ण है, और पैसा अगर महत्वपूर्ण है तो फिर पैसा देने वाला पैसा देता क्यों है, उसको उसकी एवज में क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता। संतों का देश तो यह है नहीं उस रूप में जहां पर बिजनेस भी संत होकर किया जाए और चुनाव भी संत बनकर जीत लिए जाए, यकीनन नहीं। तो इस रिपोर्ट को देखिए। यह कोई सपना नहीं, सच है। बीजेपी के पास फंडिंग से 10 अरब 34 करोड़ 27 लाख रुपए आ गए, और देश की बाकी सभी पार्टियों के पास यानी कांग्रेस समेत 38 राजनीतिक दलों के पास फंडिंग हुई 8 अरब 45 करोड़ 93 लाख रुपए। यानी बीजेपी को लोकसभा में बहुमत मिला, राज्य दर राज्य बीजेपी को जीत मिलती चली गई। तो देश के तमाम राजनीतिक दलों को मिलाकर हुई कमाई से भी 2 अरब रुपए ज्यादा बीजेपी के फंड में आ गए। तो 3 सवालों का जवाब खोजिए। पहला, जो सत्ता में है उसे खूब फंड क्यों मिलता है? दूसरा, फंड देने वाले रुपए के बदले क्या चाहते होंगे? और तीसरा, इतना पैसा राजनीतिक दल करते क्या होंगे? यानी हर चुनाव के बाद जब चुनाव आयोग ये बताता है कि उसने बांटे जा रहे कहीं से 100 करोड़ रुपए जब्त किए तो कहीं से 1000 करोड़ रुपए, चुनाव में 300 करोड़ रुपए तक आ बैठती है। यानी 3 अरब रुपए वोटरों को बांटने के लिए अलग अलग राजनीतिक दल निकले और जब्त हो गए। तो अगला सवाल यह है कि जो रुपया जब्त नहीं हुआ वह कितना होगा? और उसके आगे का सवाल यह है जो सुप्रीम कोर्ट ने उठा दिया, जो नोट बांटते हुए पकड़े जाते हैं
उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती, उन्हें सजा क्यों नहीं मिलती। पर असल सवाल है कि 2014 के बाद से चुनाव का मतलब कैसे धनबल हो गया, यह चुनावी प्रचार के खर्च के आंकड़ों से समझा जा सकता है। और कॉरपोरेट समूह की राजनीतिक फंडिंग और बैंक से कॉरपोरेट समूह का कर्ज यानी एनपीए में तब्दील होती रकम क्या एक ऐसा चक्रव्यूह बन गया है जिसमें भारतीय लोकतंत्र फंस चुका है? क्योंकि संयोग से जिन कॉरपोरेट हाउसेज ने राजनीतिक दलों को चुनावी फंड दिया, राजनीतिक दलों के खातों में दान दिया, उनमें से अधिकतरों ने बैंक से लोन लेकर न लौटा पाने के हालात पैदा कर दिए और बैंकों के घाटे को पूरा करने के लिए 2 लाख करोड़ से ज्यादा सरकार दे चुकी है। हर अकाउंट की कहानी अपनी अलग प्रकार की होती है और उस अकाउंट के संबंध में जो भी कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है वो कार्रवाई है। तो क्या बैंकों का घाटा, एनपीए की रकम बट्टा खाते में डालने का सच सब कुछ चुनावी लोकतंत्र से जा जुड़ा है, जहां पार्टी के पास पैसा होना चाहिए, खूब रुपया होगा तो प्रचार में कोई कमी नहीं आएगी। यानी चुनाव के वक्त सबसे महंगा लोकतंत्र सबसे रईस हो जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा काला सफेद धन चुनाव के मौके पर बाजार में आता है। और ध्यान दीजिए तो 2019 के चुनावी बरस में कदम रखने की शुरुआत हो चुकी है। मोदी सरकार ने 4 बरस पूरे कर लिए, 5वां बरस तो चुनाव का होता है, तो राज्य सरकारों ने अपना खजाना भी खोल दिया है। धुआंधार विज्ञापन हर राज्य सरकार केंद्र के पक्ष में ये कहते हुए दे रही है कि मोदी सरकार की योजनाओं ने गरीबों की जिंदगी बदल दी। मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, मेरा देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। और दूसरी तरफ कॉर्पोरेट बीजेपी के साथ है। एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि बीजेपी को 53% चंदा सिर्फ 2 दानदाताओं से मिला। सत्या इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट ने 251 करोड़ रुपए दिए, तो भद्रम जनहित शालिका ट्रस्ट ने 30 करोड़ रुपए चंदे में दिए। दरअसल ये इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट बनते हैं फंड देने के लिए और सत्या इलेक्ट्रॉल ट्रस्ट में 2 दर्जन से ज्यादा कॉर्पोरेट है। भारतीय एयरटेल से लेकर डीएलएफ, इनॉक्स या टोरेंट से लेकर जेके टायर या ओरिएंट सीमेंट या गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स लिमिटेड तक है। और ऐसा भी नहीं है कि इस ट्रस्ट ने सिर्फ बीजेपी को फंड दिया, कांग्रेस को दिया, पर कांग्रेस सत्ता में नहीं है तो उसे दी गई रकम है 15 करोड़ 90 लाख रुपए। पर सवाल तो यही है कि राजनीतिक दलों के तमाम कॉरपोरेट राजनीतिक फंड देकर कौन सा मुनाफा बनाते कमाते हैं, और जो फंड नहीं देता क्या उसका नुकसान उसे भुगतना पड़ता है, या फिर जिसकी सत्ता रहे उसके अनुकूल हर कॉरपोरेट को चलना पड़ता है? तो आखिरी सवाल, क्या बीजेपी ने चाहे अनचाहे ऐसे हालात विपक्ष के लिए बना दिए जहां वो फंड के बिना काम करने सीख जाए और जब चुनाव मैदान में उतरे तो एकजुट हो जाए? कैराना में तो यही नजर आ गया और कैराना में विपक्ष की एकजुटता ने देश की सबसे रईस पार्टी बीजेपी को मात दे दी, यही कहा जाएगा। मोदी लहर तो खुद ही रुक गई, उनके कारनामे इतने अच्छे हैं कि जो है वो तो खुद ही रुक गई, लेकिन उसको आगे लेके चलने का रास्ता बन गया है, कैराना से निकला है। जी, और यहीं से अगला सवाल, क्या 2019 को लेकर 2014 का परसेप्शन बदल तो नहीं रहा? और अगर परसेप्शन बदल रहा है तो क्या आने वाले वक्त में कॉर्पोरेट की फंडिंग भी शिफ्ट हो जाएगी, बदल दी जाएगी? अगली रिपोर्ट में दिखाते हैं। आप भी सोच रहे होंगे आज तो रिजल्ट का मौका था, उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? उस पर बात होगी, क्योंकि दिशा तो 2019 की तरफ ही जा रही है ना। और इन सब के बीच ये पैसे का खेल समझाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सियासत का मतलब सेवक नहीं होता है। चुनाव जीतकर आने वाला शख्स कहता है कि मैं सेवक हूं, मत मानिए। उसकी रईसी पर ध्यान दीजिए और हिंदुस्तान के बहुसंख्यक तबके को देखिए। और शायद यही वजह है, जब सब एकजुट हुए, फंड है नहीं, फिर भी जीत गए, जनता उनके साथ खड़ी हो गई। परसेप्शन बदल रहा है 2014 को लेकर। इस रिपोर्ट को देखिए, कुछ तस्वीर साफ होगी। तो जिस बीजेपी के पास देश का सबसे चमकदार, सबसे लोकप्रिय चेहरा है, जिसका कोई विकल्प ही नहीं, और जो बीजेपी 10 करोड़ पार सदस्यों के साथ देश में सबसे बड़ा संगठन खड़ा कर चुकी है, कायदे से उसे हार मिलनी तो नहीं चाहिए। फिर एक के बाद एक उपचुनाव में हार क्यों मिल रही है? कैराना, गोरखपुर, फूलपुर, गोंदिया, अलवर, अजमेर, रतलाम, गुरदासपुर, हर जगह उपचुनाव हुए, बीजेपी हार गई। सारी सीटें बीजेपी के ही पास थी। और अब इंतजार शिमोगा और बेल्लारी का है, जहां के बीजेपी सांसद कर्नाटक में सत्ता बनाने के लिए विधायक बन गए, पर कर्नाटक की सत्ता भी विपक्ष की एकजुटता तले उन्हें मिल ना पाई। तो क्या 2014 का चमकदार परसेप्शन 2018 में बदलने लगा? और 2019 की तरफ बढ़ते कदम अभी से ये बताने लगे हैं
कि संगठन या चेहरे के आसरे चुनाव लड़े जरूर जाते हैं, पर जीतने के लिए जो परसेप्शन होना चाहिए वो परसेप्शन अगर जनता के बीच खत्म हो जाए तो फिर इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी चमक काम देती नहीं। कार्यकर्ता संगठन मायने रखता नहीं, क्योंकि इंदिरा गांधी तो नायिका थी, राजीव गांधी के पास तो 2/3 बहुमत था और अटल बिहारी वाजपेयी की लोकप्रियता के वक्त शाइनिंग इंडिया था। सब तो धरा का धरा रह गया। पर परसेप्शन बदल क्यों रहा है जब प्रधानमंत्री मोदी फर्राटे से भाषण देते हैं? मैं कभी हिंदुस्तान की तिजोरी पर किसी बच्चे को पढ़ने नहीं दूंगा, ये मैं आपको कहूंगा। अमित शाह पन्ना प्रमुख तक को सांगठनिक ढांचे के भीतर खड़ा कर चुके हैं और बीजेपी के पास फंड की कोई कमी नहीं। और इसके उलट हालात को समझें तो नोटबंदी ने हर छत्रप और राजनीतिक दल के चुनावी फंड की कमर तोड़ दी। तो विपक्ष एकजुट भी हुआ और बिना फंड काम करने की समझ भी उसे आ गई। और चूंकि मोदी के दौर ने उस दीवार को ढा दिया जो जनता और राजनीतिक वर्ग को अलग करती थी, यानी सत्ता किसी की भी रहे, पर इससे पहले माना यही जाता था कि राजनीतिक तबके में एक ईमानदारी रहती है कि वो दूसरे पर आंच नहीं आने देता। पर मोदी ने इस दीवार को गिरा दिया और मोदी को उस जनता से ताकत मिल गई जो भ्रष्ट नेताओं से गुस्से में थी, और मोदी ने इसे भुनाया। सख्त कानून बनाने और जांच की वजह से जो हड़कंप मचा है उससे बहुत लोगों को एक मंच पर ला करके खड़ा कर दिया है। देश बचाना है, मोदी जी को लाना है। तो मोदी सत्ता ने इसी को परसेप्शन बना लिया कि वह ईमानदार है, बाकी सारे करप्ट हैं। और इसी दौर में सत्ता के इशारे पर संवैधानिक संस्थाओं ने विपक्ष की राजनीति को डरा दिया। बीते 4 वर्ष में कॉर्पोरेट समेत जितनी भी राजनीतिक फंडी हुई उसका 89% बीजेपी के खाते में गया। सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स की फाइलों में विपक्ष का नाम था, पर बीजेपी के किसी नेता का नाम जिला स्तर तक का भी ना आया। हिंदुत्व के नारे तले भीड़तंत्र ने कानून को ताक पर रखा, पर कानूनी कार्रवाई किसी के खिलाफ हुई नहीं। और यह भी इस देश में पहली बार नजर आया कि कोई मुख्यमंत्री अपनी पार्टी के नेता मंत्री के खिलाफ दर्ज कानूनी मामलों को ही खत्म नहीं करा रहा, बल्कि अपने खिलाफ दर्ज मामलों में भी खुद को ही माफी दे रहा है। जी, जिक्र यूपी का है। सब कुछ ऐलानिया हो रहा है। तो परसेप्शन सिर्फ वादे, नारों या गवर्नेंस का नहीं, बल्कि उस ठोस आधार का भी रहा जो परसेप्शन 2014 के भाषणों में बना था। मसलन रॉबर्ट वड्रा। आपको तो रोजगार नहीं मिला, लेकिन जीजा जी को मिल गया। कि जिसके जेब में 1 लाख रुपया हो और 3 साल में 300 करोड़ हो जाए, मां बेटी की सरकार का जादू देखिए। और 4 बरस बीतने के बाद भी रॉबर्ट वड्रा को कोई हाथ नहीं लगा पाया। और बीजेपी का परसेप्शन सिर्फ पुराने अक्स भर का नहीं, चुनाव जीतने के लिए दागी विपक्ष के नेताओं को साथ लेना भी गजब की सोशल इंजीनियरिंग रही। मुकुल राय हो या नारायण राणे या फिर स्वामी प्रसाद मौर्य, बीजेपी ने इन्हें साथ लेने में कोई हिचक नहीं दिखाई। और परसेप्शन बदलता है तो गोंदिया के बीजेपी सांसद नाना पटोले ने किसान के नाम पर बीजेपी छोड़ दी। कुमार स्वामी ने भविष्य पर दांव लगाया और कांग्रेस के साथ खड़े हो गए। और परसेप्शन का एक आधार यह भी देख लीजिए, पालघर में बीजेपी चुनाव जीत गई, पर उसके उम्मीदवार और कोई नहीं, कांग्रेसी थे। यानी एक वक्त कांग्रेस सरकार में मंत्री राजेंद्र गवित उम्मीदवार बीजेपी के बन गए। और ये परसेप्शन का ही असर है कि शिवसेना तक बीजेपी के खिलाफ खड़ी हो रही है। परसेप्शन बदल रहा है। बदल सिर्फ इसलिए नहीं रहा है कि राजनीतिक दलों के इर्द गिर्द चीजें जम रही हैं। परसेप्शन इसलिए बदलता है कि आप जो कहते हैं उसे पूरा क्यों नहीं करते, कह के निकल क्यों जाते हैं। और ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ही ग्राउंड जीरो के तौर पर सियासत ने दिखा दिया। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। मैं यहां के गन्ना किसानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार उनकी दिक्कतों के प्रति संवेदनशील है। गन्ना किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। किसी भी किसान को गन्ना मूल्य का भुगतान हम रहने नहीं देंगे, और अगर किसी ने किसान का शोषण किया तो शोषणकर्ता का स्थान उत्तर प्रदेश की जेल होगी। तो यूपी के गन्ना किसानों को सपना दिखाने में कोई कसर छोड़ी नहीं गई। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर मुख्यमंत्री योगी तक हर कोई गन्ना किसानों से अपनी हमदर्दी दिखाता रहा।
और संयोग देखिए, आज ही यूपी की योगी सरकार ने अखबारों में किसानों को लेकर बड़े बड़े विज्ञापन दिए। गन्ना किसानों को तमाम तरह की सुविधाएं देने का दावा किया और आज ही गन्ना किसानों के गढ़ पश्चिमी यूपी के कैराना और नूरपुर के नतीजों में बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी। जिन्ना हारा, गंगा हारा, गन्ना जीता। यानी बीजेपी की तमाम कोशिशों के बावजूद पश्चिमी यूपी के गन्ना किसान भुगतान को लेकर अपने साथ हुए धोखे को भुला नहीं पा रहे हैं। 2017 में बीजेपी के संकल्प पत्र में कहा गया था, सरकार बनने के 120 दिनों के अंदर गन्ना किसानों की बकाया राशि का पूरा भुगतान किया जाएगा। फसल बेचने के 14 दिन के अंदर गन्ना किसान को पूरा भुगतान मिल जाएगा। लेकिन असल में हुआ क्या, ये सिंभावली के रामावतार सिंह से सुनिए। नहीं, 14 दिन में नहीं, 4 महीने में भी नहीं मिल पा रहा भुगतान और 5 महीने का भुगतान फंसा हुआ है सिंभावली शुगर मिल पर किसानों का। तो 30 बीघे में गन्ने की खेती करने वाले रामावतार का कहना है शुगर मिल बंद हो गई, इसीलिए वो आधे दाम में कोल्हू पर अपना गन्ना बेचने को मजबूर है। पैसे नहीं है तो मजदूर रख नहीं सकते, इसीलिए पूरा परिवार खेत में लगा रहता है। कंप्यूटर साइंस में एमएससी कर रही उनकी बेटी अंजलि भी पढ़ाई छोड़ चुकी है और इन दिनों पिता का हाथ बटाती है और भुगतान को लेकर सवाल पूछती है। We can't get our payment, then we are unable to pay our fees in our university. तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के तमाम गन्ना किसानों का यही हाल, इसीलिए वो कभी धरने पर बैठते हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं। सिर्फ कैराना की 6 चीनी मिलों पर गन्ना किसानों का 807 करोड़ रुपए का बकाया है। पूरे यूपी की बात की जाए तो मार्च 2018 तक गन्ना किसानों का 5,600 करोड़ रुपए का बकाया था। और यूपी में गन्ना किसानों का ये हाल तब जब राज्य के गन्ना मंत्री सुरेश राणा भी इसी क्षेत्र से आते हैं। गन्ना भुगतान की वजह से सरकार ने, हमने जो बात पक्ष में रखी कि पिछली सरकारों में अब तक 200 करोड़ का भुगतान हुआ था, हमने 500 करोड़ का कराया, हमने अपनी बात रखी, लेकिन ये भी सच था कि भुगतान बकाया था। तो फिर सवाल यही, आखिर कब तक सिर्फ दावों और वादों के भरोसे चुनाव जीते जाएंगे? जनता तो हिसाब मांगती है और फिर चुकता भी कर देती है। और शायद इसीलिए कहते हैं कि तारी की मात दाग भी नहीं देती पर गहरी चोट भी देती है। रेड अलर्ट तो है, लेकिन इस देश के लिए भी रेड अलर्ट है। इस चुनावी परिणामों में न जाइए, स्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे बनारस। जरा कल्पना कीजिए अगर मोदी जी उस वक्त ये कहते, मैं गंगा पर गाड़ी चलाकर दिखाऊंगा, तो रिपोर्ट देखिए, समझ जाइएगा। इस वक्त मैं गंगा जी के बिल्कुल बीच में खड़ा हूं और मैं अब ड्राइव करके गंगा के बिल्कुल जो रामनगर पुल है वहां तक जाने की कोशिश करूंगा और देखूंगा गंगा के बीच में 4 व्हीलर लेके जाया जा सकता है कि नहीं। तो हमारे संवाददाता रणवीर नाव से नहीं बल्कि कार चलाकर वाराणसी में गंगा नदी के बीचों बीच पहुंच गए, गंगा का हाल देखने और शायद आपको दिखाने। ये कार वाराणसी में सूख चुकी गंगा नदी के ठीक बीच में ही तो खड़ी है। आप कहेंगे बीच में तो पानी होता है, हम कहेंगे जी नहीं। जरा ऊपर से देखिए, सब समझ जाएंगे। क्या बिल्कुल सामने वो हाईवे का हिस्सा है NH2 का, जो पुल आपको दिखाई दे रहा है, और उस NH वाले रोड से जो पुल है और रामनगर पुल के बीच का ये जो इलाका है, इस इलाके में पूरी तरीके से जो रेत है वो उभर के आ चुके हैं। और जी, वाराणसी में गंगा की इस दुर्दशा को देखते सुनते प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा आपके जहन में जरूर आएगा। मुझे तो माँ गंगा ने बुलाया है। तो वाराणसी में गंगा का जलस्तर इतना कम हो गया कि मछुआरे मछली मारने के लिए नदी के बीच में खड़े हो जाते हैं। बीच में गंगा नदी सूख चुकी है, बालू के टीले नजर आ रहे हैं। कम जलस्तर की वजह से बड़ी नाव चल नहीं पाती, छोटी नाव का ही सहारा है। लेकिन वाराणसी की गंगा की ये तस्वीर शायद प्रधानमंत्री मोदी ने नहीं देखी। तभी तो एक सपना उन्होंने देखा था, या यूं कहें जनता को एक सपना दिखाया था। सुनिए जरा। यहाँ यूपी में ही गंगा जी में जहाज चलने लगे हैं, गंगा जी के माध्यम से यूपी सीधा सीधा समंदर से
जुड़ने वाला है। तो क्या प्रधानमंत्री के भाषण से वाकई करिश्मा हो जाएगा कि वाराणसी की गंगा नदी में कार भी चलेगी और जहाज भी एक साथ चलेंगे? क्योंकि गंगा में कार तो चल रही, जहाज चलने लायक स्थिति नजर आती नहीं। सवाल उठता है कि इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह से टीले दिखाई दे रहे हैं, इस टीले को देखकर कोई भी अंदाजा लगा सकता है कि जिस टीले पर आसानी से बाइक चलाई जा सकती हो, जिस टीले पर आसानी से पैदल चला जा सकता हो, उस जगह पे आखिर बड़ी नाव, मालवाहक जहाज जो है वो कैसे चलाई जाएगी। और हकीकत यही कि बीते 4 बरस में गंगा निर्मल तो हुई नहीं, बल्कि अविरलता भी घट गई। न गंगा नदी में वो धार बची, न ही गंगा में पानी बचा। पहले किनारा लग के था, गंगा जी के ये जो करार देख रहे हैं ना, आदमी जा रहे हैं, उससे लग कर था गंगा माई का पानी। और गंगा नदी का जलस्तर लगातार घट क्यों रहा है? इसकी वजह उत्तर प्रदेश गंगा समिति के सदस्य प्रोफेसर बीडी त्रिपाठी बताते हैं। भागीरथी, अलकनंदा और मंदाकिनी, इनकी मुख्य धाराओं के ऊपर जो हमने हाइड्रो पावर प्लांट्स के लिए बांध बना रखे हैं और हम पानी को रोक रहे हैं, इसकी वजह से काफी पानी रुक रहा है। तो गंगा में पानी की कमी डैम बनाने से लेकर भूजल के ज्यादा इस्तेमाल जैसी कई वजहों और कई कमियों की वजह से है। लेकिन सरकार इन कमियों को दूर करती नहीं, पर कमियों को दूर करने के लिए कहती क्या क्या है, ये तो सुन लीजिए। मालवाहक जहाज यूपी में बड़ा सामान बड़े बड़े पोर्ट तक पहुंचाने के लिए सामर्थ्यवान हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री ने गंगा के लिए अलग मंत्रालय बनाया, 20,000 करोड़ की लिमिट थी उसे बढ़ाया, 21,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। पर संसदीय क्षेत्र वाराणसी में प्रधानमंत्री कहीं गंगा कैसे दम तोड़ रही है, कुछ तस्वीर बतलाती है कुछ वहां के लोग। तो क्या रुपए से गंगा साफ होगी? रुपए से यदि गंगा साफ होती तो बहुत पैसा खर्च हो चुका है। गंगा को बचाने के लिए हमें एक प्रॉपर पॉलिसी और प्लानिंग की आवश्यकता है। जो लेवल गंगा का भी पहुंच गया वो तो अलग की बात है। गंगा का जल 80 घाट पर बिल्कुल काला। और संयोग देखिए, इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का या सरकार का नारा यही है, साफ नीयत सही विकास। तो सवाल किस पर खड़ा करें? हर कोई तो कह रहा है, पर गंगा नदी में नाव की जगह कार चलेगी, ये बात अगर 2014 में कह दी गई होती तो बात ही कुछ और होती। जी, इसी को कहते हैं रेड अलर्ट। लेकिन रेड अलर्ट से स्थिति सिर्फ यही नहीं थमती है। हमें लगता है कि चुनाव के परिणामों के अक्स में इस देश में रेड अलर्ट मत मानिए, राजपथ, रायसीना हिल्स जनपद छोड़ दीजिए। असल में कोई नीतियां ना हो, नीतियों पर चलने की स्थिति ना हो और स्थितियों के मद्देनजर कोई चिंता ना हो, बेफिक्री हो, क्या होता है? 2 मिनट के बाद लौटते हैं, तब आपको दिखाएंगे हालात वाकई बनते हैं। तो रेड अलर्ट का मतलब क्या होता है? हमने पहले ही चेताया था आपको, चुनाव परिणामों के अक्स में मत देखिए कि किसके लिए रेड अलर्ट है। 2019 के इस देश के लिए रेड अलर्ट है। और उसकी तस्वीर, एक दूसरी तस्वीर हम आपको दिखलाते हैं। यह तस्वीर इसलिए दिखाने की जरूरत है कि दुनिया में कहीं भी नाम लीजिए, एक पर्यटक स्थल शिमला का नाम आएगा। पाकिस्तान समझौते का जिक्र जब जब होगा, शिमला समझौते का जिक्र होगा। और उस शिमला में आज आपको लिए चलते हैं, देखिए रेड अलर्ट क्या होता है। ये है भाजपा के अच्छे दिन। 10 साल में मैंने अपनी जिंदगी में इतना वर्स्ट पोजीशन कभी नहीं देखा। 10 मिनट के लिए पानी खोला, उसके बाद फिर बंद कर दिया। जो सिचुएशन शिमला शहर में है वो एक इमरजेंसी की जैसी सिचुएशन है। को बहुत पानी की किल्लत है सर। टॉयलेट के लिए हमारे को 1-1 घंटा 2-2 घंटे लाइन में लगना पड़ता है। तो पहाड़ों की रानी शिमला की आत्मा रो रही है। पानी का संकट कुछ ऐसा गहराया कि पुलिस की निगरानी में पानी बांटना जरूरी हो गया। लोग काम धंधा छोड़कर पानी खोज रहे हैं। सैकड़ों लोग बच्चों को स्कूल नहीं भेजते। बोतल बंद पानी की कीमत दुगना हो गई। जो टैंकर कल तक 2 से 2,500 हजार रुपए में पानी लाता था, अब उसकी न्यूनतम मांग है 5,000। और इन सब के बीच एन पीक सीजन है टूरिस्टों का। शिमला में पानी है नहीं, सार्वजनिक शौचालय में वो जा रहे हैं। हजारों टूरिस्टों ने बुकिंग कैंसिल करा दी है। 1 घंटे से यहाँ पे लाइन में खड़ा है।
बस स्टैंड में टॉयलेट है, यहाँ पे आना पड़ रहा है सुबह 5 बजे से। बिल्कुल पानी का एक बूंद नहीं है, खाना बनाने के लिए पानी नहीं है हम लोगों के पास। सर 8 दिन में एक बार आया है और अभी 4 दिन और हो गए। अभी कोई व्यवस्था हुई नहीं है पानी की, प्रॉपर पानी नहीं आ रहा। अभी पहले होता था कि एक दिन छोड़ के आता था, इस बार तो अंत हो गया है। और हालात इस कदर बिगड़े कि लोग पार्षदों को मारने दौड़ पड़े। नतीजतन बीजेपी के अपने ही पार्षद अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर बैठ गए। लोगों का इतना आक्रोश हो, ऐसे में हमारी मेयर हमें इस हाल में छोड़ के चाइना के दौरे पर है। आज तक भी बर्फ की कई बार नहीं आई है, तब भी पानी आया। तो ऐसा क्या मिसमैनेजमेंट, किस एंड पे ये मिसमैनेजमेंट हो रही है? लेकिन मसला ये नहीं कि शिमला में आज पानी का संकट है या पानी ने आज कैसे खुदकुशी कर ली। मसला ये है कि शिमला को लूट लिया गया, कुएं खो गए, गड्ढे सूख गए, नदियां सिकुड़ रही हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। टूरिस्टों के बोझ ने ऐसा कहर बरपाया, प्रकृति भी आहत है। अंग्रेजों ने जब शहर बसाया था तो आबादी 25,000 थी और अब 2.5 लाख। हर बरस 40 लाख से ज्यादा टूरिस्ट यहीं पर आते हैं। दिल्ली से हर शनिवार इतवार टूरिस्ट की रेलमपेल यहीं पर होती है। शिमला में पांव धरने की जगह नहीं होती। नतीजतन बर्फ के वक्त बर्फ नहीं, ठंड के वक्त ठंड नहीं, बारिश के वक्त बारिश भी नहीं। ये शिमला है। दरअसल सच यह भी कि पानी को शिमला में क्रूरता से मारा गया, कभी लापरवाही से, कभी दिखावे की, कभी प्लानिंग की कमी की वजह से। शिमला और आसपास पानी के 5 स्रोत, जिनमें गुम्बा, गिरी, अश्वनी, खड्डू, चूरट और सियोक शामिल है। अश्वनी मुख्य स्रोत है, जिसकी सप्लाई बीते 2 बरस से बंद है। दूषित पानी की वजह से 2 साल पहले पीलिया फैल गया था, 30 लोग मर गए थे। तो गुम्मा खड्ड भी इस बार धोखा दे गई। पानी की कमी का दूसरा कारण यहाँ सर्दियों में पर्याप्त बर्फबारी और बारिश हुई ही नहीं। पानी तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। पानी तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। भाग गई भाई, भाग गई। और अब शिमला शहर पानी के चक्कर में रो रहा है तो पहली बार उन नीतियों की बात हो रही है जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए था। लेकिन ध्यान देगा कौन? सवाल तो ये है, जिस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जिम्मे पानी सप्लाई का काम है, उसके मेयर चीन के दौरे पर है। परेशान जनता आक्रामक हुई तो मुख्यमंत्री ने हालात संभालने की कोशिश शुरू की। यानी जिस शिमला की पहचान अंग्रेजों के ग्रीष्मकालीन राजधानी से लेकर भारत पाकिस्तान के शिमला समझौते वाले शहर के तौर पर होती है, एक खूबसूरत पर्यटन नगरी के तौर पर होती है, और आज उसकी पहचान यही है कि लोग बीते 15 दिन से बाल्टी हाथ में लिए मारे मारे फिर रहे हैं। और ये लोग जो कह रहे हैं उसे पीएमओ ने सुना और कहा रिपोर्ट भेजिए। पर रिपोर्ट से क्या होगा? नीतियां कहाँ काम करती हैं, या नीतियां पानी तक के लिए कहाँ पर? बार बार कह रहे हैं रेड अलर्ट देश के लिए है, पानी के लिए। अगर ये स्थिति शिमला में है, पीएमओ रिपोर्ट मांग रहा है, तो फिर बुंदेलखंड को लेकर रिपोर्ट क्यों नहीं? राजस्थान के कई इलाके सूखे, उसको लेकर रिपोर्ट क्यों नहीं? मराठवाड़ा विदर्भ को लेकर रिपोर्ट क्यों नहीं? नीतियां किस रूप में बनती हैं, देश कैसे चलता है, इसका एक दूसरा नजारा आपको दिखाते हैं। किसानों को लेकर किसान कल से आंदोलन पे जा रहा है, होगा क्या? रिपोर्ट देखिए। ये पूरे पेज का विज्ञापन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने छपवाया है, और छपवाया इस तरीके से है, लगता है किसान हितैषी, उनसे बड़ा कोई है नहीं। भावांतर योजना में अकेले नीमच जिले में 75,000 किसानों को 70 करोड़ रुपया किसानों के खाते में। और मध्य प्रदेश में पहली बार 10 दिन के लिए किसान बाजार छोड़कर जा रहे हैं आंदोलन करने के लिए। यानी 1 जून से, यानी कल से किसान आंदोलन शुरू होगा। महानगरों में दूध, सब्जी, जरूरी सामानों की आपूर्ति कम हो जाएगी, या कहें मिलना मुश्किल हो जाएगा। किसान चेतावनी दे चुका है, पर यह विज्ञापन है तो विज्ञापन को सही माना जाए या किसानों को सही माना जाए? जिसे भी सही मानिए, लेकिन किसानों के सुन लीजिए, जो बहुत साफ कह रहे हैं मंडी जाकर कुछ भी नहीं बेचेंगे। क्या कुछ करने वाले हैं? हम ये सब्जी और दूध नहीं ले जाएंगे, बाजार में नहीं ले जाएंगे। ये खेत में खराब नहीं होगा? होगा तो होगा। हाँ, तो हानि नहीं होगी? हानि होगी तो वो यहाँ आएगा कोई लेने, ये तो खराब कर देंगे। ये खराब तो यूं भी हो रही है। जो भावांतर योजना उसमें भी मूल्य नहीं मिल रहा। 4-4 दिन आज किसान परेशान हो रहा है, गाड़ियां नहीं मिल रही, भाड़ा हर आदमी डबल 3-3, 4-4 बार 4 गुना लगा रहा है।
और किसान की पैदावार जो लगा रहा है वो पैदावार तो निकल ही नहीं रही और भाव भी नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी ने भावांतर योजना चलाई है, पर उसमें सिर्फ व्यापारियों का ही फायदा हो रहा है, बीचवाल जो है उसमें वो खा रहा है, किसान को इसमें नहीं मिल पा रहा है। तो किसान मध्य प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर ही गुस्से में है। उनका कहना है सरकार की नीति किसान विरोधी। पर फिर से विज्ञापन देखिए, विज्ञापन तो कुछ और कहता है और इस विज्ञापन में भावांतर योजना का भी जिक्र है। सरकार डंका पीट रही है, पीठ ठोक रही है और किसान सवाल खड़े कर रहा है। मसलन उज्जैन की कृषि उपज मंडी में किसान दिनेश शर्मा अपना प्याज लेकर 2 दिनों से ग्राहक का इंतजार कर रहे हैं। भाव लग रहा है 40 से 50 पैसे प्रति किलो, यानी 40 से 50 रुपए प्रति क्विंटल। तो फिर कौन सी भावांतर योजना काम कर रही है? क्योंकि इस खेल में कई ऐसे किसान जिनसे व्यापारी औने पौने दाम पर प्याज खरीदना चाहते हैं। व्यापारियों को मालूम है सरकार प्रति किलो कम से कम 5 रुपए तो किसान के खाते में डाल देगी और किसान का कहना है 10 रुपए तो मंडी तक लाने में लग जाते हैं। 14-15 रुपए से कम पर प्याज क्यों बेचें? और भावांतर के चक्कर में व्यापारी पैसा देते नहीं तो वो क्या करें? नहीं फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि माल ही नहीं बिक रहा है। नहीं तो प्याज के दाम होने चाहिए 10-15 रुपया किलो, तभी किसान को इनकम होती है। नहीं तो कोई इनकम नहीं है, उसको ये नहीं बता जाती है कि उसको जमीन बेचना पड़ती है। 6 रुपए किलो तक प्याज बिक रही है, वो इसमें किसानों का कोई फायदा नहीं हो रहा है। अगर इनके खाते में डायरेक्ट पैसा डल जाता तो इतनी परेशानी नहीं आती इन लोगों को। धूप में परेशान हो रहा है, खाने पीने से परेशान हो रहा है, पानी से परेशान हो रहा है, हर चीज से परेशान हो रहे हैं लोग। तो फिलहाल मध्य प्रदेश किसान आंदोलन के साए में फल सब्जियों के दाम बढ़ गए। मंडियों में आज भीड़ लगी है, कल यहाँ सन्नाटा होगा। जानकारी सभी को जग जाहिर है कि परसों से किसान लोग हड़ताल कर रहे हैं, तो सब्जी आनी नहीं है। और 8 दिन की ले सकते, क्योंकि फ्रिज में जितनी जगह होगी इतनी रखेंगे, इससे ज्यादा तो रख नहीं सकते, फिर खराब हो जाती है ज्यादा रखो तो। शासन बहुत लापरवाह है, हमारे सरकार के जो मुख्यमंत्री बहुत लापरवाह है। हजारों टन गीला कर देंगे लेकिन गरीब के काम नहीं आएगा। तो जिस मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए इतना किया कि पन्ने भर का विज्ञापन छपवा दिया, उसी के राज में मंदसौर में किसान आंदोलन फिर क्यों करने जा रहा है? वो विज्ञापन देखकर खामोश क्यों नहीं हो जाता? जाहिर है ये सवाल आप सोच रहे होंगे मजाक में किया गया, लेकिन किसानों के साथ जो हो रहा है उससे बड़ा मजाक कुछ होता नहीं। तो इंतजार कीजिए, अगले 10 दिन फल सब्जियां दूध शायद सप्लाई बंद ना हो जाए और मुख्यमंत्री ये विज्ञापन दिखाकर कहेंगे सब कुछ तो ठीक है। कल से शुरू होने वाले किसान आंदोलन ने सरकार की सांसें फुला रखी हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किसानों की नाराजगी दूर करने के लिए रोज लंबे लंबे दौरे कर रहे हैं। मगर बड़ी बात वही है, असंतोष की आग में जल रहे किसानों के बीच हिंसा की जरा सी चिंगारी बड़ी आग का रूप धारण कर लेगी और ये बात शिवराज सिंह बेहतर तरीके से समझते हैं और चुनावी साल में ये उनको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। ब्रजेश राजपूत, एबीपी न्यूज, भोपाल। सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, पंजाब के किसान भी आंदोलन पर, महाराष्ट्र के किसान भी आंदोलन पर। रेड अलर्ट हम बार बार क्यों कह रहे हैं? दरअसल सरकार कितनी बेफिक्र होती है इस विज्ञापन के जरिए ना समझिए। हम इस ब्रेक के बाद लौटेंगे तब आपको दूसरा विज्ञापन दिखाएंगे। विकास की आत्मा छत्तीसगढ़ में बसती है, ढाका मत लगाइए, दिखाते हैं लौट के। विज्ञापनों से देश चलता तो आजादी से पहले ही इस देश में विज्ञापन छाप दिया जाता कि हम आजाद हो गए और मान लिया जाए। तब नहीं छपा तो अब विज्ञापनों के जरिए आस क्यों बांधी जाए? लेकिन विज्ञापन है, सत्ता है, नेता है, पैसा है, सब कुछ है। तो आइए छत्तीसगढ़ लिए चलते हैं। धान का कटोरा कहा जाता था और अब विकास की आत्मा वहीं बसती है, सीएम कह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के साथ कदम ताल करते हुए मुख्यमंत्री रमन सिंह का आज छपा ये विज्ञापन छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियों के तमाम दावे करता है। उज्ज्वला योजना से लेकर स्वच्छ भारत योजना और डिजिटल इंडिया से लेकर हर घर सौभाग्य योजना तक तमाम दावे विज्ञापन में हैं। और इन्हीं दावों के आश्रय मुख्यमंत्री इन दिनों राज्य में विकास यात्रा पर निकले हुए हैं। विकास छत्तीसगढ़ की जनता की आत्मा में है और सैकड़ों दावों में एक ऐलान यह भी कि विकास छत्तीसगढ़ की आत्मा है। विकास छत्तीसगढ़ की जनता की आत्मा में है। तो आइए इसी आत्मा का दर्शन आज हम आपको कराते हैं। जिस दंतेवाड़ा से सीएम ने अपनी विकास यात्रा की शुरुआत की, उसी दंतेवाड़ा के गीदम विकास खंड के
बुधपदर गांव के इस बुजुर्ग दंपत्ति की आंखों में झांक लीजिए। 70 बरस के मनकू को कुछ भी दिखाई नहीं देता और 62 बरस की उनकी पत्नी सन्नी बुढ़ापे की बीमारियों से परेशान है। ये बुजुर्ग 4x8 की झोपड़ी में रहता है। न बदन ढकने के लिए कपड़े, न खाने के लिए खाना। न इन्हें कभी उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला, न सौभाग्य योजना के तहत बिजली। पूरा गांव ओडीएफ घोषित है, लेकिन मनकू के पास तो कोई शौचालय नहीं और न इन्हें निराश्रित पेंशन मिलती है, न पीडीएस से राशन। यूं इनके पास आधार कार्ड भी है, वोटर कार्ड भी है, राशन कार्ड भी है। कोई आता नहीं आप लोगों के पास पूछने के लिए? कोई भी नहीं आता है? कोई नहीं आता। पेंशन मिलता है आप लोगों को? नहीं मिला। खाना कैसे बनाते हो अम्मा? चूल्हा में बनाते हो कि गैस में बनाते हो? चूल्हा में। चूल्हा में? गैस नहीं मिला आप लोगों को? नहीं मिला। तो विकास किसका, कैसे, कब हुआ, ये रमन सिंह ही जानते होंगे। अलबत्ता ये बुजुर्ग दंपत्ति सिर्फ इतना जानते हैं कि झोपड़ी से 1 किलोमीटर दूर जिला पंचायत सदस्य चैतराम अटमी का घर है। अटामी की पत्नी गांव की सरपंच है, लेकिन इन्हें किसी सरकारी योजना का लाभ कभी नहीं मिला। हाँ, चुनाव के वक्त नेता इनके पास आते हैं, वोट मांगते हैं, ये दे भी देते हैं, पर इनके हाथ में कभी कुछ नहीं आता। वोट देने जाते हो? दिए वोट? वोट देते हैं। तो वो लोग भी आपके पास नहीं आए क्या इसके बाद? नहीं आया। तो विकास अगर छत्तीसगढ़ की जनता की आत्मा में है तो यहाँ तक क्यों नहीं पहुँचा, ये सवाल तो है ही। वैसे इस मंजर को भी देख लीजिए। झीरम में 5 बरस पहले हुए नक्सली हमले के बाद सड़क तो चौड़ी बन गई, लेकिन गांव के लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। पानी गड्ढा खोदकर पीने को मजबूर है। स्कूल हैं, टीचर नहीं है, शौचालय है, पानी नहीं है। तो पानी कैसे भरते हो? नदी पानी। नदी का पानी। आवास योजना अगर कुछ घर मिला है? नहीं मिला है। दरअसल विकास के दावों और जमीन की सच्चाइयों में अंतर तो होता है। मसलन इनसे मिलिए। ये है धमतरी के चंदनपुर के राजपत्नी, चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर, क्योंकि इनकी बस्ती में किसी को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला ही नहीं। कैसे नहीं मिला है? अब वैसे जमा कर रहे, फोटो कॉपी करवा के, राशन कार्ड भी, खाता आधार कार्ड को भी नहीं मिला है। तो कैसे मान लिया जाए विकास छत्तीसगढ़ की आत्मा है? क्योंकि सच तो यह भी है कि आदिवासी बहुल छत्तीसगढ़ में डिजिटल इंडिया किसी छलावे से कम नहीं। निराश्रितों से पेंशन बढ़ोतरी का घोषणा पत्र में किया वादा अब भी अधूरा, और फसल बीमा जैसी योजनाओं पर सवाल उठाने वाले किसान। तो मेरे को 3 महीना हो गया है, पैसा नहीं मिल रहा है। 350 देते हैं, हमारा कुछ नहीं होता है, न घर चलता है न कुछ चलता है। तो अब आखिर में ऐसे में रायपुर में धरने पर बैठी नर्सों को देख लीजिए। नर्स हैं ये, राज्य भर से जमा हुई है 2000 से ज्यादा नर्स। जबरदस्त गर्मी पड़ रही है, लेकिन ये बैठी है क्योंकि विकास का दावा करने वाली राज्य सरकार ने धरना स्थल की बिजली काट दी। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही नर्स 14 दिन से हड़ताल पर, और सत्ता यह भी बर्दाश्त नहीं कर पाई कि अगर ये धरना स्थल पर बैठी है तो वहां पर पंखा चल जाए। बिजली काटी गई और मुख्यमंत्री विकास यात्रा पर, परवाह किसी को नहीं। प्रदर्शन कब खत्म होगा कोई नहीं जानता, पर विकास है, आत्मा उसकी सामने है। हम आज 14 दिन हो गया हड़ताल में हैं और असहयोग आंदोलन में हैं, और हमारी 2 ही मुख्य मांगे हैं, 4600 ग्रेड पे और वर्ग 2 का दर्जा। ये तो सच है, क्योंकि जब बारिश होती है तो पुल नहीं है अंदरूनी गांव में, तो वहाँ पे अपन बहुत टिपिकल क्रिटिकल कंडीशन हो जाता है पहुंचना, पर मरीजों को सेवा देना जरूरी है, इसलिए जाना ही पड़ता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह प्रदेश में विकास यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि पिछले 14 दिनों से प्रदेश के सरकारी अस्पताल की नर्स हड़ताल पर हैं। बस्तर के अंदरूनी इलाकों में इलाज प्रभावित हो रहा है, जबकि राजधानी रायपुर में सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में कैंसर के मरीजों को कीमोथेरेपी देने में परेशानी हो रही है। ऐसे में रमन सिंह के विकास के दावों पर कितना यकीन किया जाए, फिलहाल यह कह पाना मुश्किल है। कैमरा पर्सन अरविंद सोनवानी के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज, रायपुर। जो वाकई सेवक है उसे कोई सुविधा नहीं, और जिसके पास खूब सुविधा है वो कहे हम सेवक हैं। अब क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद, तब बताएंगे कि हमने जहां से बात शुरुआत की थी, इस रेड अलर्ट का मतलब क्या होता है, बीजेपी कह क्या रही है। ब्रेक के बाद। और अब लौट आइए फिर से चुनावी मूड में। रेड अलर्ट का मतलब क्या होता है,
क ने कहा ग से, ठीक नहीं है स्थिति। ख ने कहा ग से, ये क्या कर रहे हैं आप। गौ ने बोला छोड़ दीजिए। क ख ग कौन है? आइए बीजेपी और उसके भीतर घुसिए, गठबंधन के भीतर। पहले जनता दल यूनाइटेड, क्या कह रही है ये? गैर भाजपाई दलों की निरंतर बढ़ती हुई निकटता और एनडीए का पूर्ण तौर पर संगठित न होना, पेट्रोल की, डीजल की बढ़ी हुई कीमतें, ये मुख्य कारण हैं कि हम लोगों को झटका लगा है। झटका क्यों लगा ये आपने सुन लिया। अब सुनिए दूसरे सहयोगी, या कहें हिंदुत्व का नाम बुलंद करते हुए शिवसेना और बीजेपी की पहचान कोई आज से तो है नहीं, वो दौर ही अलग हुआ करता था जब बाला साहब ठाकरे थे, लेकिन आज अंदाज नए निराले तरीके से आया। एका पक्षाचं बहुमताचं सरकार आलं आणि बहुमत मिळाल्यानंतर साहजिकच आहे त्या पक्षाला मित्र पक्षांची गरज लागत नाही आणि असं सरकार हे बऱ्याच वर्षानंतर हिंदुस्थानात आलं होतं। ते सरकार ज्या वेळेला आलं तेव्हा देशात एक असं वातावरण होतं की पुढची 25 वर्ष आता हे सरकार काही जात नाही, पण आज 4 वर्ष म्हणजे गेल्या 2-5 दिवसापूर्वीच 4 वर्ष पूर्ण झाली आणि आजचे जे काही निकाल लागले ते लागल्यानंतर 4 वर्षातच ज्या पोटनिवडणुका झाल्या त्या निवडणुकांचे निकाल बघितल्यानंतर यांनी एका अति बहुमताचं जे काही सरकार होतं ते बहुमत गमावलेलं आहे। म्हणजे 25 वर्षाचं तसं 4 वर्षात खाली आलेलं आहे आणि मग एकूणच यावरती भाष्य करताना किसी को मुद्दों की फिक्र है, मुद्दों के आसरे सत्ता जा रही है, इसकी फिक्र है। किसी को सत्ता इतने बरस चलने की आस थी, अब उसके जाने का डर है। इन्हीं स्थितियों के बीच देश की सियासत कह रही है अब कोई अकेली पार्टी अपने बूते सत्ता में आ नहीं सकती। लेकिन देखिए बीजेपी का मिजाज देखिए, सारी बातें ठीक है लेकिन मुहावरा होता है एक, और मुहावरे के आसरे सारी बात कोई खुद ही कह दे, यह बीजेपी से ही आज के दौर में सीखा जा सकता है। सुनिए जरा। कैराना चुनाव, फूलपुर और गोरखपुर के बाद क्या मोदी सरकार या योगी सरकार किसकी नीतियों के खिलाफ है? क्या जनता का मोह भंग हो रहा है? अरे बाप, लंबी छलांग लगाने के लिए 2 कदम पीछे भी जाना पड़ता है। 2 कदम पीछे चलिए तो आगे बढ़िए। चलिए हम भी आगे बढ़ते हैं। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।